गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा, इस चित्र को ध्यान से देखिए इस चित्र में शेर दहाड़ रहा है। इस चित्र में ये बच्चा अपनी माँ को इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कुछ कह रहा है, खिलौना उठाने के लिए कह रहा है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये बच्चे आपस में बात करते हुए रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ इस बच्चे को भूख लगी है और उसके सामने मिठाइयाँ रखी हैं। यहाँ पर उसके भावों से यह पता लग रहा है कि उसका मिठाई खाने का मन है, वो मिठाई खाना चाहता है। इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर ये लड़की अपने मन की बात को लिख रही है। यहाँ वो कुछ लिखकर बता रही है। इस चित्र में देखिए, यहाँ दो व्यक्ति, ये राजा और ये सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। ये सैनिक बोलकर राजा को कुछ बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा कि भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा क्या होगी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो भाषा के माध्यम से मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में हम किसी भी तरीके से किसी को इशारा करके, बोल के या लिख के जब अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तब उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप क्या हुए? जिस तरीके से हमने देखा कि भाषा बोलकर भी प्रकट की जाती है और लिखकर भी हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो उसी आधार पर भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा हमने इस चित्र में देखा कि यहाँ पर 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ ये लड़की कुछ लिख रही है। यहाँ पर ये सैनिक कुछ बोलकर बता रहा है। तो यहाँ जहाँ बोलकर बता रहा है वो हो गई आपके मौखिक भाषा, जहाँ पर बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाए, वो मौखिक भाषा हो गई। और जहाँ हम लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा हो गई। तो इस तरह से भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसी प्रकार लिखित भाषा, जब भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा के बाद हम जानेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे हम किसी भी भाषा का एक रूप बनाते हैं, उसे लिखते हैं। जब लिखते हैं तो हम उसको एक आकार देते हैं। तो भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषा और उनकी लिपि इस प्रकार है।
जैसे हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, बांग्ला बंगाली लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन और उर्दू आपके फारसी लिपि में लिखी जाती है। विश्व की विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। अब हम देखते हैं भाषा के एक छोटे रूप को, बोली को। बोली क्या होती है? भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, उपभाषा और इसी तरीके से बोली है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। जैसे पंजाब के लोग हैं तो वो पंजाब की स्थानीय बोली बोलते हैं। ऐसे ही राजस्थान के लोग राजस्थान की स्थानीय बोली में बात करते हैं। दक्षिण भारत के लोग वहाँ की स्थानीय बोलियों के रूप में आपस में बात करते हैं। तो जो स्थानीय क्षेत्र विशेष की जो आपसी बोलचाल की भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती। साहित्य की दृष्टि से बोली बहुत विकसित नहीं होती है। बोली की कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। जैसे हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी आदि बोलियां हैं। इन बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। अब हम अपनी हिंदी भाषा का स्थान देखते हैं कि हिंदी भाषा को क्या स्थान मिला है। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत सरकार ने सन 1949 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा क्या होती है बेटा? राजभाषा हम उसे कहते हैं जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं, यानी सरकारी भाषा जो कहलाती है वो राजभाषा होती है। तो सन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने देश की 22 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया था। वो देश की 22 भाषाएं कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पहली हिंदी, दूसरी असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। अब हम आते हैं अपने व्याकरण पर। व्याकरण क्या होता है? देखिए, आप कुछ वाक्य में यहाँ आपको दिखा रही हूँ। खाऊं नहीं मैं खाना। देखिए आप, ये वाक्य है खाऊं नहीं मैं खाना। राधा गाना गाता है। मोहन क्रिकेट खेलती है। इन वाक्यों में आपको कुछ गलती पद समझ आ रही है? आ रही है ना? देखिए आप, हम इनका शुद्ध रूप देखते हैं। ये कुछ अशुद्ध वाक्य थे
अब हम इनका शुद्ध रूप देखते हैं। मैं खाना नहीं खाऊं। राधा गाना गाती है। मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए आप, हमें इन वाक्यों को पढ़ने से ये समझ आया कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। तो यह हमें किस बात से पता चला? व्याकरण से। जब हमें ये समझ आई कि व्याकरण क्या चीज है, भाषा को किस रूप में लिखा जाना चाहिए और किस तरीके से बोलना चाहिए, इस बात का ज्ञान जब हमें होता है तब हमें ये पता लगता है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है और कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो फिर व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये एक अशुद्ध वाक्य है और इसी को हम शुद्ध करेंगे कि गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ।